आज के सत्र में आपका स्वागत है। हाँ। हम आज एक बहुत ही तनावपूर्ण और जटिल स्थिति पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक हाई स्पीड ट्रेन पर बम का धमकी। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मतलब मानवीय मनोविज्ञान, संकट प्रबंधन, इन सब पर कई सवाल खड़े करती है। सही कहा। तो जरा सोचिए, जापान की वो मशहूर बुलेट ट्रेन है हायाबुसा 60। हाँ। पटरी पर दौड़ रही है पूरी रफ्तार से। हाँ। अंदर स्कूल के बच्चे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं। एक कंडक्टर है काजुया ताकाहाशी, और भी लोग हैं, राजनेता, व्यापारी, आम यात्री। और तभी कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। फोन किस लिए? फोन पर कहा जाता है ट्रेन में कई बम लगे हैं। अरे बाप रे। और यहीं से मतलब स्थिति एकदम भयानक हो जाती है। धमकी देने वाले की एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? कि अगर ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे गई तो बम फट जाएंगे। ओह, मतलब ट्रेन रुक ही नहीं सकती। और सरकार का रुख भी साफ है, आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं, कोई मांग पूरी नहीं होगी। ओहो, ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। मतलब एक तरफ रफ्तार बनाए रखने का दबाव, दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसी। हाँ, तो चलिए इसी स्थिति को थोड़ा और परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक बम की धमकी नहीं थी, ये तो वक्त, रफ्तार और इंसानी दबाव के खिलाफ एक दौड़ थी। क्या शुरू में इस धमकी को गंभीरता से लिया गया था? ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट थी। मतलब ऐसी धमकियां कभी कभार आ जाती हैं, है ना? हाँ, अक्सर झूठी निकलती है। बिल्कुल। लेकिन यहां स्थिति एकदम बदल गई। धमकी देने वाले ने जैसा बताया था, ठीक वैसा ही एक विस्फोट एक मालगाड़ी में हुआ, ट्रैक पर। अच्छा, उसने पहले ही बता दिया था? उसने कहा था कि अगर यकीन ना हो तो फलां जगह देखो, और वहां धमाका हो गया। तो अचानक से ये कोरी धमकी नहीं रही, ये तो असली खतरा बन गया। हाँ, एक जानलेवा खतरा। और इसी पल ने कंट्रोल रूम से लेकर ट्रेन के डिब्बों तक सबको हिलाकर रख दिया। वो जो एक सामान्य सफर था, वो एक लड़ाई बन गया, जिंदगी की लड़ाई। बिल्कुल। अब सवाल सिर्फ बम का नहीं था, सवाल ये भी था कि सरकारी नीति जो कहती है कि कोई बातचीत नहीं होगी, और दूसरी तरफ जो यात्री फंसे हैं उनकी जान बचाने की जो तत्काल जरूरत है, हाँ। उसके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था। और इसी बीच धमकी देने वाले की मांग भी सामने आई होगी। हाँ, आई। और मांग भी छोटी मोटी नहीं थी। 100 बिलियन युआन। 100 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और जैसा कि उम्मीद थी, सरकार ने साफ मना कर दिया। कोई बातचीत नहीं, कोई पैसा नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। क्या हुआ? जब सारे सरकारी रास्ते बंद हो गए तो ट्रेन में ही फंसे एक यात्री ने कुछ किया। ट्रेन में फंसे यात्री ने? स्रोत बताते हैं कि वो एक ऊबर यात्री था। शायद उसे तकनीक और सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा था। हाँ। उसने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। ऑनलाइन पोर्टल? किस लिए? चंदा इकट्ठा करने के लिए, 100 बिलियन युआन जुटाने के लिए। क्या बात है! ट्रेन में बैठे बैठे? हाँ, ट्रेन में बैठे बैठे, ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। ये अपने आप में एक असाधारण कदम था। ये तो वाकई कमाल है। क्या लोगों ने साथ दिया? क्या चंदा जमा हुआ? हाँ, यही तो बात है। पूरे जापान से लोग दान देना शुरू कर देते हैं। सच में? हाँ। और स्रोत ये भी बताते हैं कि वो उबर यात्री पूरी पारदर्शिता बनाए रखता है। मतलब कितना पैसा जमा हुआ, उसका स्क्रीनशॉट वो लगातार शेयर कर रहा था। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे संकट के समय में जब पारंपरिक रास्ते बंद दिखते हैं तो तकनीक और सोशल मीडिया एक जरिया बन सकते हैं। हाँ, सामूहिक कार्रवाई का, लोगों की सीधी भागीदारी का। ये एक तरह से सिस्टम को बाईपास करके लोगों का अपनी मदद खुद करना था। ये तो बाहर की बात हुई। ट्रेन के अंदर क्या चल रहा था? वहां का माहौल कैसा था? अंदर तो जाहिर है माहौल बहुत तनावपूर्ण था। डर था, अनिश्चितता थी, और शक भी था। शक? किस पर? यात्रियों का ध्यान एक नकाबपोश आदमी पर गया। बाद में उसका नाम गोटू पता चलता है। नकाबपोश? उसने नकाब क्यों पहना था? ये तो साफ नहीं है। शायद पहचान छिपाने के लिए या कोई और वजह हो। लेकिन जहां सब लोग दहशत में थे, वो आदमी क्या कर रहा था? वो शांति से अपना खाना खा रहा था। खाना खा रहा था ऐसे माहौल में? हाँ, और यही बात लोगों को अजीब लगी। शक हुआ कि कहीं यही तो नहीं अपराधी। और फिर शायद उसके अतीत के बारे में पता चला होगा। बिल्कुल। बात और बढ़ गई जब पता चला कि बोटू का अतीत भी मतलब काफी विवादित रहा है। कैसा अतीत? वो एक विमान मरम्मत कंपनी का मालिक था, और उसकी कंपनी के एक कर्मचारी की लापरवाही से एक हादसा हुआ था, एक हेलीकॉप्टर क्रैश। ओहो। और उस हादसे में कई स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। ये तो बहुत दुखद है। हाँ,
इस हादसे ने उसका व्यापार, उसकी इज्जत सब खत्म कर दिया था। लोग उसे नफरत करते थे, और जब ट्रेन में कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया तो गुस्सा भड़क गया होगा। हाँ, गुस्सा भड़क उठा। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे डर और अनिश्चितता में भीड़ का मनोविज्ञान काम करता है। लोग आसानी से किसी को निशाना बना लेते हैं, खासकर अगर उसका अतीत ऐसा हो। बलि का बकरा बनाने की हाँ, कोशिश। कुछ वैसा ही। लेकिन तभी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? उसी डिब्बे में एक राजनेता भी था। हाँ, विडंबना देखिए। एक राजनेता जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ था। उसने क्या किया? उसने आगे बढ़कर गोटू का बचाव किया। बचाव किया? हाँ। क्यों? स्रोत बताते हैं कि उसने गोटू को कुछ दिलासा दिया, कहा कि स्कैंडल तो आते जाते रहते हैं, लोग भूल जाते हैं। अब ये असली सहानुभूति थी या वो खुद को गोटू की स्थिति से जोड़ पा रहा था? ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे संकट में अजीब से गठबंधन बन जाते हैं और कैसे लोगों की सार्वजनिक छवि और उनकी निजी सच्चाई वो टकराती हैं। बिल्कुल। तो ये सब चल रहा था, गोटू पर शक, राजनेता का बचाव, और तभी असली अपराधी सामने आता है। हाँ, और ये खुलासा तो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कौन था असली अपराधी? कोई बाहरी आदमी नहीं, कोई संदिग्ध अतीत वाला गोटू नहीं, तो फिर? बल्कि उन्हीं स्कूली छात्रों में से एक लड़की थी, युजुकी। क्या? एक स्कूल की लड़की? हाँ, वही लड़की जो सफर की शुरुआत में सबसे शांत, सबसे चुपचाप सी लग रही थी। ये तो अविश्वसनीय है। एक बच्ची, वो ऐसा क्यों करेगी? यहीं पर कहानी और भी ज्यादा गहरी और दुखद हो जाती है। उसका मकसद बहुत पर्सनल था, बहुत तकलीफ दे। क्या मकसद था? स्रोत बताते हैं कि वो अपने पिता से बदला लेना चाहती थी। पिता से बदला? हाँ, उसका पिता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था और वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। गंभीर दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार मतलब? शारीरिक और मानसिक दोनों। स्रोत बताते हैं कि वो उसे मारता पीटता था, गालियां देता था, लड़की होने पर ताने मारता था। उसकी मां गुजर चुकी थी, वो अकेली थी अपने पिता के साथ। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि बाहर समाज में उसके पिता को एक हीरो की तरह देखा जाता था। हीरो? किस लिए? यही कहानी एक पुरानी घटना से जुड़ती है। 1975 में एक ट्रेन बमबारी हुई थी। अच्छा। उस घटना का असली अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया, उसने खुद को उड़ा लिया था। लेकिन सरकार ने, पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। क्या कहानी? उन्होंने युजुकी के पिता को उस घटना का हीरो बना दिया। कहा कि उसने अपराधी को मार गिराया, जबकि ये सच नहीं था। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत था। ओह। तो पिता की हीरो वाली छवि झूठी थी। बिल्कुल। और युजुकी इस झूठ से, इस ढोंग से नफरत करती थी। वो जानती थी कि जिस आदमी को दुनिया हीरो मानती है, वो घर में कैसा राक्षस है। तो उसका मकसद सिर्फ पिता से बदला लेना नहीं था? नहीं, उसका मकसद दोहरा था। एक, अपने पिता से उसके दुर्व्यवहार का बदला लेना, और दूसरा, इस सरकारी झूठ का, इस झूठी हीरो वाली छवि का पर्दाफाश करना। वो दुनिया को सच दिखाना चाहती थी। और स्रोत ये भी बताते हैं कि उसने ये योजना अकेले नहीं बनाई थी। अच्छा। किसके साथ? उसने 1975 वाले असली बॉम्बर के बेटे के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। क्या? उसके बेटे के साथ? हाँ, उस बेटे का मकसद अपने पिता का बदला लेना था, शायद सिस्टम से। उसने ही बम बनाए और ट्रेन में लगाए। दोनों के मकसद अलग थे, लेकिन दुश्मन शायद एक ही था, वो सिस्टम जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। ये तो बहुत ही ज्यादा जटिल और दुखद कहानी है। एक लड़की का इतना गहरा दर्द। हाँ, बहुत गहरा। तो जब युजुकी का सच सामने आया, उसने क्या किया ट्रेन में? उसने स्थिति को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। उसने यात्रियों के सामने एक बहुत ही मुश्किल, एक दिल दहला देने वाला विकल्प रखा। कैसा विकल्प? उसने बताया कि सारे बम उसके दिल में लगे पेसमेकर से जुड़े हैं। पेसमेकर से? हाँ, और उसने कहा, तुम में से कोई एक मुझे मार दे, जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद करेगा, पेसमेकर बंद हो जाएगा और सारे बम निष्क्रिय हो जाएंगे। हे भगवान, ये क्या कह गया उसने? मतलब यात्रियों को उसे मारना होगा? हाँ, अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक लड़की की जान लेनी होगी। सोचिए उस वक्त उन लोगों पर क्या बीती होगी, वो नैतिक बोझ। कल्पना करना भी मुश्किल है इस पर कंडक्टर ताकाहाशी की क्या प्रतिक्रिया हुई? यहीं पर कंडक्टर काजुया ताकाहाशी का किरदार सही मायने में सामने आता है। वो युजुकी की पूरी कहानी सुनता है। उसने सुनी उसकी कहानी? हाँ, स्रोत बताते हैं कि उसने धैर्य से सुना। उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में, पिता की झूठी बहादुरी के बारे में, उसके दर्द के बारे में। और ये सब सुनने के बाद उसने क्या किया? उसने युजुकी को गले लगा लिया। गले लगा लिया, मारने के बजाय? हाँ, उस चरम तनाव के माहौल में ये करुणा का, सहानुभूति का एक बहुत ही शक्तिशाली पल था, शायद अप्रत्याशित भी। ये वाकई, ये बहुत बड़ी बात है। हिंसा के जवाब में करुणा। बिल्कुल, ये जैसे उस हिंसा के चक्र को तोड़ने की कोशिश थी जो युजुकी की जिंदगी पर हावी था।
ये दिखाता है कि ऐसी भयानक स्थितियों में भी इंसानियत की समझने की कोशिश की एक जगह हो सकती है। हाँ, लेकिन ये भावनात्मक पल खतरे को टाल नहीं सकता था। बम तो अभी भी एक्टिव थे, ट्रेन दौड़ रही थी, जानें अभी भी दांव पर थीं। तो अब ध्यान बचाओ अभियान पर गया होगा। हाँ बिल्कुल, अब सारा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर था। क्या कोशिशें की गई? ये तो लगभग नामुमकिन सी स्थिति लग रही थी। ट्रेन रुक नहीं सकती, बम डिफ्यूज नहीं हो सकते। पहला प्रयास ये था कि यात्रियों को ट्रेन के उन डिब्बों में ले जाया जाए जिनमें बम नहीं थे, या कम से कम ऐसा माना जा रहा था। ठीक है। फिर उन डिब्बों को चलती ट्रेन से अलग करने की कोशिश की गई। स्रोत बताते हैं कि ये कुछ हद तक सफल रहा। कुछ यात्री बच गए। हाँ, कुछ यात्री बच गए, लेकिन बहुत से लोग, जिनमें युजुकी और ताकाहाशी भी थे, वो अभी भी बम वाले हिस्से में ही फंसे हुए थे। तो फिर क्या, कोई और प्लान? हाँ, अब कंट्रोल रूम में कसाकी नाम के एक अधिकारी ने मोर्चा संभाला और उसने एक बहुत ही साहसिक योजना बनाई। क्या योजना थी? योजना ये थी कि हायाबुसा 60, यानी जिस ट्रेन में बम थे, उसके समानांतर ठीक उसी रफ्तार से एक दूसरी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाए, हायाबुसा 63। समानांतर, एक साथ? हाँ बिल्कुल, अगल बगल। और फिर दोनों ट्रेनों के बीच एक तरह का पुल बनाकर यात्रियों को चलती ट्रेन से दूसरी सुरक्षित ट्रेन में शिफ्ट किया जाए। चलती ट्रेन से दो हाई स्पीड ट्रेनें साथ साथ चल रही हैं और लोग एक से दूसरी में जा रहे हैं। हाँ, ये तो सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए वो नज़ारा, दो ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर, उनके बीच कुछ ही मीटर का फासला, हवा का तेज दबाव और उस पर एक अस्थायी पुल। और कांपते हुए यात्री उस पर चल रहे हैं। हाँ, एक एक करके अपनी जान बचाने के लिए दूसरी ट्रेन में जा रहे हैं। स्रोत इसे डर, तनाव और उम्मीद का मिला-जुला दृश्य बताते हैं। ये इंजीनियरिंग और इंसानी हिम्मत दोनों का कमाल था, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा था। क्या सभी लोग बच पाए इस कोशिश में? दुर्भाग्य से नहीं। ये कोशिश काफी हद तक सफल रही। ज्यादातर यात्री शिफ्ट हो गए, लेकिन आखिर में 9 लोग पीछे रह गए। 9 लोग? कौन थे वो? उनमें युजुकी और कंडक्टर ताकाहाशी भी शामिल थे। ओहो, और तभी शायद मुश्किलें और बढ़ गईं। हाँ, तभी पता चला कि टोक्यो स्टेशन, जहां शायद ट्रेन को रोका जा सकता था, वो उस दिन बंद था। कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बंद था? मतलब ट्रेन वहां भी नहीं रुक सकती थी? नहीं, और धीमा करने का मतलब था विस्फोट, और इससे भी बड़ी मुसीबत। और क्या? उसी लाइन पर सामने से एक और ट्रेन आ रही थी। सामने से? मतलब टक्कर होने वाली थी? हाँ, टक्कर लगभग तय लग रही थी। एक के बाद एक मुसीबत। कसाकी ने क्या किया कंट्रोल रूम में? कसाकी ने यहाँ कमाल की तेजी और सूझबूझ दिखाई। स्रोत बताते हैं कि उसने बिल्कुल आखिरी पलों में सही समय पर ट्रैक जंक्शन को स्विच कर दिया। ट्रैक बदल दिया? हाँ, जिससे सामने से आ रही ट्रेन दूसरी पटरी पर चली गई और टक्कर टल गई। ये अपने आप में एक बड़ी राहत थी। हाँ, टक्कर तो टल गई। लेकिन बम वाली ट्रेन और उसमें फंसे 9 लोग, उनका क्या हुआ? यहाँ कसाकी ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला। उसने रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया। रिमोट कंट्रोल? हाँ, पहले उसने ट्रेन के उस हिस्से को अलग किया जिसमें बम होने का सबसे ज्यादा शक था, शायद इंजन के पास वाला हिस्सा। ठीक है, उसे अलग कर दिया। और जैसे ही वो हिस्सा अलग होकर तेजी से आगे बढ़ा, कसाकी ने तुरंत यात्रियों वाले आखिरी डिब्बे को भी इंजन से अलग कर दिया। अच्छा, और सिर्फ अलग ही नहीं किया, बल्कि उसका ट्रैक भी बदल दिया। उसका ट्रैक भी बदल दिया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तेज रफ्तार इंजन था, जिसमें शायद ज्यादा बम थे, वो एक अलग खाली ट्रैक पर सीधा चला गया। जबकि वो आखिरी डिब्बा जिसमें 9 यात्री थे, वो अब इंजन से अलग हो चुका था, तो वो अपनी गति से धीरे धीरे धीमा होने लगा और मुख्य ट्रैक पर ही सुरक्षित रुक गया। वाह, ये तो कमाल की प्लानिंग थी। बिल्कुल, ये कसाकी की इंजीनियरिंग समझ, उसके तेज दिमाग और तकनीक के सही इस्तेमाल का नतीजा था। टक्कर भी बचाई और यात्रियों को बम वाले हिस्से से अलग भी कर दिया। तो अंत में वो 9 यात्री बच गए? हाँ, अंततः वो सभी 9 यात्री सुरक्षित बच गए। और वो इंजन वाला हिस्सा जिसमें बम थे, उसे कंट्रोल रूम से कसाकी और उसकी टीम ने गाइड किया एक सुरक्षित खाली औद्योगिक इलाके की तरफ। और वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हुई, जोरदार धमाका हुआ। हाँ, लेकिन क्योंकि वो इलाका खाली था, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। योजना पूरी तरह सफल रही। सभी यात्री बच गए। ये सुनकर बहुत राहत मिली। हाँ। और युजुकी का क्या हुआ? उसे गिरफ्तार किया गया। हाँ, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्रोत बताते हैं कि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो उससे पूछा गया कि क्या उसे कोई पछतावा है या वो कुछ कहना चाहेगी अपने बचाव में। उसने कुछ कहा? नहीं,
वो बिल्कुल चुप रही, बस चुपचाप अपने कांपते हुए हाथ हथकड़ी के लिए आगे बढ़ा दिए। उसकी चुप्पी शायद बहुत कुछ कह रही थी। शायद उसके अंदर का तूफान, या शायद हार मान लेना। दूसरी तरफ कंडक्टर ताकाहाशी और वो उबर यात्री, हाँ, वो उबर यात्री जिसने चंदा इकट्ठा किया था, उन्हें नायक माना गया। उनके काम, ताकाहाशी की सहानुभूति और उबर यात्री की पहल उन्हें संकट के बीच उम्मीद की किरण की तरह देखा गया। तो ये पूरी कहानी, ये सारे स्रोत, इनसे गुजरने के बाद हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? क्या सबक मिलता है? मेरे ख्याल से कई अहम बातें हैं। पहली तो यही कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सी चीज जैसे ट्रेन का सफर पल भर में जिंदगी और मौत के खेल में बदल सकती है। हाँ, ये तो है। दूसरी, ये मानवीय इरादों की जटिलता को दिखाती है। कैसे किसी का गहरा निजी दुख, शोषण और सिस्टम का अन्याय उसे ऐसे भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, जैसा युजुकी के साथ हुआ। ये अपराध और पीड़ित होने के बीच की रेखा को थोड़ा धुंधला कर देता है ना? बिल्कुल। और नायकत्व के बारे में भी हमने काफी कुछ देखा, अलग अलग तरह का नायकत्व। सही कहा। ये कहानी बताती है कि हीरो कोई एक तरह का नहीं होता। ताकाहाशी की वो करुणा, वो सहानुभूति, वो भी एक तरह का नायकत्व है। हाँ, यात्रियों का डर के बावजूद हिम्मत दिखाना, एक दूसरे का साथ देना, वो भी नायकत्व है। उस उबर यात्री का दिमाग चलाना, तकनीक का इस्तेमाल करना, वो भी नायकत्व है। और कंट्रोल रूम में बैठे कसाकी का शांत रहना, दबाव में सही फैसले लेना, तकनीकी कुशलता दिखाना, ये सब नायकत्व के अलग अलग रूप हैं। संकट जो है वो अलग अलग तरह के हीरो पैदा करता है। क्या कोई ऐसा विचार है जो ये स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं? कोई गहरा सवाल? उसके पिता की झूठी वीरता की कहानी और जो कड़वी निजी सच्चाई थी, उसका अपना शोषण। इन दोनों के बीच का टकराव कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, वो झूठी कहानी शायद उसके गुस्से को और भड़का रही थी। तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई अपराध या कोई खतरा किसी के इतने गहरे व्यक्तिगत दुख, इतने गहरे गुस्से और सिस्टम के प्रति नाराजगी से पैदा होता है, तो समाज की, कानून की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? हाँ, क्या सजा देना ही एकमात्र रास्ता है, या फिर जैसा ताकाहाशी ने करने की कोशिश की, समझने की, सहानुभूति दिखाने की, और शायद किसी और तरह के समाधान की भी कोई गुंजाइश होनी चाहिए, खासकर तब जब अपराधी खुद भी गंभीर ट्रॉमा का शिकार रहा हो। ये सवाल वाकई बहुत गहरे हैं और आसान जवाब नहीं है इनके। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये स्रोत हमें इन पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करते हैं। इस गहन और वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए भी धन्यवाद।